अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि असद उमर की वजारत के हवाले से जो तब्दीली की मामले पर क़यासारियाँ सामने आ रही थीं, आज वो सारी की सारी क़यासारियाँ दम तोड़ गई हैं और ये उस वक्त हकीकत का रूप धार गई जब असद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो अपनी वजारत छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ न सिर्फ उन्होंने वजारत छोड़ने का ऐलान किया बल्कि इसी मौके पर उन्होंने कहा कि वो पेट्रोलियम की वजारत भी अपने पास नहीं रखना चाहेंगे। उस वजारत को लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है, जिसके हवाले से इमरान खान ने उनसे गुफ्तगू की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में होने वाली आज की ये तब्दीली कोई पहली या आखिरी तब्दीली नहीं है, क्योंकि असद उमर जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म पर यह भी बता गए कि जल्द ही मजीद वजारतों की तब्दीली का जो फैसला है वो इमरान खान साहब की जानिब से सामने आने वाला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, चूंकि ये उखाड़ पिछाड़ बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर की जा रही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 12 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले इस सूबे के सरबराह को भी हैशटैग तब्दीली की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है? और ये होने वाली तब्दीलियां क्या पाकिस्तानी मईशत और मुल्की तरक्की के लिए नेक शगुन है? इस हॉट टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। सर, वेलकम टू द शो। साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार समर अब्बास भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तज्ज़ियाकार आसमा वदूद साहिबा भी प्रोग्राम का हिस्सा है। प्रोग्राम की स्टोरी ये है कि असद उमर का वजारत खजाना छोड़ने का ऐलान अब हर तरफ ज़ेर बहस है। पाकिस्तान की तबाहाल मईशत सुधारने का दुश्वार काम उनके सुपुर्द तो किया गया था, लेकिन 8 माह के दौरान असद उमर की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की जाती रही। अब IMF से मुआहदे में ताख़ीर से लेकर महंगाई के तूफान तक बेशुमार फैसलों पर माहिरीन इक़्तिसादियात ने अपने वज़ात पेश किए और आखिरकार वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे वज़ारत का कलमदान वापस लेने का फैसला कर लिया। सवाल यह है कि इमरान खान का असद उमर को वज़ारत ख़जाना से हटाए जाने का फैसला क्या दुरुस्त है? आमिर ज़िया साहब। जनाब ज़रियाब साहिबा, आपको याद होगा कि 10 अप्रैल का दिन था और हम इसी स्टूडियो में बैठे हुए थे और ये सवाल आपने किया था, क्या वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब के जाने का वक्त आ गया है या आन पहुंचा है? कुछ इस तरह का सवाल था। तो मेरे ख्याल में इस नाचीज़ ने यही कहा था कि वक्त आन पहुंचा है। अच्छा, उसकी वजूहत थी क्योंकि अंदरून खाना जिस तरह की मीटिंग्स हो रही थी और जो दबाव बढ़ रहा था मईशत के ऊपर, उसका कोई और कहते हैं रास्ता निकलता ही नहीं था। और ये मूव मैं नहीं समझता कि 1-2 हफ्ते पहले से शुरू हुआ। अगर हम जो देख रहे हैं, इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं, हम देखते हैं कि जी जनवरी फरवरी से एक ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि असद उमर साहब पर जो जिम्मेदारियाँ डाली गई हैं उसको ठीक तरह से वो उहदा बरा उससे नहीं हो पा रहे। उसकी क्या ठोस वजूहत थी? एक तो ये कि मुल्क को माशी सिम देने में वो नाकाम रहे थे। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो सरमायाकारों मंडियों का जो उन्हें इत्मीनान जीतना था उसमें भी वो बुरी तरह नाकाम हुए। फिर उसी तरह के जिस तरह की फौरी इस्लाहात की ज़रूरत थी और जो उनको मिनी बजट में 2 बार उन्होंने मिनी बजट दिए, उसमें उनको कुछ ऐलान करने चाहिए थे, वो सही तरह से नहीं कर सके। और उसके साथ साथ जो सबसे एक बुनियादी काम होता है कि टीम को बनाने का, तो टीम तक वो अपनी नहीं बना सके। यानी कि एक उनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे आरिफ साहब, वो कहते हैं ना कि पुरानी हुकूमत से उन्होंने उनको लिया था जिनको कोई तजर्बा ही नहीं था, तो उन्होंने इस तरह के फैसले करने में भी देर कर दी। तो जिसकी वजह से हम जो कहते रहे बहुत सारे तज्ज़ियाकार के PTI की हुकूमत को, इमरान खान साहब को वो एक बंद गली में लेकर आ गए और वो बंद गली में लाकर यकीनन अब कोई चॉइस जो थी इमरान खान साहब के पास बड़ी टफ थी कि असद उमर साहब उनके पुराने साथी हैं और बड़े मतलब है कि जब PTI का कोई उम्मीद नहीं थी उसकी हुकूमत में आने की, उस वक्त से साथ थे 6-7 बरस से, तो उन्होंने एक मुश्किल फैसला किया। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं था कि अगर जब आपका नुकसान बढ़ने लगता है तो यू हैव टू कट योर लॉसेस। वो एक मिसरा है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्ती डूब रही है PTI की, लेकिन बोझ उतारना बहुत जरूरी था। ये फैसला उन्होंने मेरे ख्याल में 1-2 माह पहले करना चाहिए था, लेकिन कर लिया। जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब बड़ा सवाल ये होगा कि अगला जो उसका मुतबादिल है वो कौन होगा। जी मुशर्रफ ज़ैदी साहब। देखिए, मुझे तो बड़ी हैरत है कि अचानक असद उमर जो हैं वो इतने ख़राब हो गए और ये फ़ैसला जो है ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। उसी 10 अप्रैल को मैंने इस सवाल का जवाब नफ़ी में दिया था। मैंने कहा था कि टाइम नहीं हुआ और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है, शायद सबसे बड़ी गलती अब तक जो की है वज़ीर आज़म साहब ने, वो ये कि अपना जो रिफ़ॉर्म का उनका एजेंडा है उसको उन्होंने बैक बर्नर पर रख के और जो अहकामात या जो एडवाइस उनको दी जाती है
ऐसी जगहों से जिनका पार्लियामान से कोई ताल्लुक़ ना हो उसको तरजीह उन्होंने दी और ये फ़ैसला किया। इस फैसले की का कोई जवाब नहीं बनता क्योंकि मुकम्मल तौर पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है उसमें अगर असद उमर की कोई हिस्सेदारी है तो वो ये कि उन्होंने IMF प्लान के लिए बजाय पहले से तैयारी रखने के और फ़ौरन ही लाने के उन्होंने उसमें देर की। लेकिन उसमें भी एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो जहांगीर खान तारीन साहब और दीगर और कैबिनेट के मेंबरान की वजह से ताख़ीर हुई और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद की वजह से या वो असद उमर ने की। लेकिन जो बुनियादी वजह इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की है वो ये है कि हमारा PSDP को जो है स्लैश किया गया था और वो स्लैशिंग जो है वो जून, जुलाई और अगस्त में हुई, इससे पहले कि हुकूमत ने अपना ओहदा जो है वो संभाला हो। शमशाद अख्तर जिनका नाम इस वक्त बहुत ज़्यादा सर फहरिस्त समझा जाता है एज एडवाइज़र फॉर फाइनेंस, बेसिकली एज फाइनेंस मिनिस्टर, ये उनका फैसला था कि ना सिर्फ डिवैल्यूएशन का जो सिलसिला मिफ्ता इस्माइल ने शुरू किया उसको जारी रखा बल्कि PSDP भी स्लैश कर दिया। अब जब नहीं सॉरी ज़रियाब इसको एक्सप्लेन करना जो है लाजमी है। जब आप PSDP स्लैश करते हैं तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द विलेज एंड द रूरल एंड द पेरी अर्बन एरिया, रोड बिल्डिंग, नाला बिल्डिंग, इस तरह की वाटर वर्क्स, ये जितने भी काम हैं, ख़ास तौर पे पंजाब में जो लाइफलाइन है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ साइज़, वहाँ पे तकरीबन 100% से वो 20% पे चीज़ें आई हुई हैं। जब आप ये फैसले करते हैं हुकूमत के आने से पहले और फिर आप हुकूमत में सिर्फ 8 महीने देते हैं अपने वज़ीर ख़जाना को जो जेन्युइनली एक रिफॉर्मिस्ट हैं, चाहे मुझे उनसे जितने इख्तलाफ हों लेकिन कम अज़ कम वो PTI की जो नैरेटिव है उस पर पूरे उतरते हैं। अब आप जिसको भी लेके आएंगे वो PTI का जो है वर्कर तो नहीं होगा, वो कोई टेक्नोक्रेट ही होगा या वो जो B टीम है मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ की, जो आधा से ज़्यादा कैबिनेट पहले भरा हुआ है, उन्हीं में से किसी और को ले आएंगे। अगर ये लोग इतने कामयाब और इतने अक्लमंद और इतने दाना होते तो शायद मुल्क इधर जो है उनके जाने के 11 साल बाद, 12 साल बाद मुझे आगे बढ़ने का मौके दे। जनरल साहब जी देखिए, मैं जो समझता हूँ ये जो अभी इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की या जो हालात हैं जिनसे गुजर रहे हैं, असद उमर इसके अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराए जा सकते और ये उनके ओपनिंग बैट्समैन जैसा कि हम सब कहते रहे हैं वो थे और इनको बेस्ट पॉसिबल एडवाइजर्स इमरान खान साहब ने दिए। डॉक्टर इशरत भी वहीं पे हैं, डॉक्टर जो फॉर्मर हमारे डॉक्टर शमशाद हैं, डॉक्टर इशरत हैं, फिर मौजूदा स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो उनके साथ हैं, सलमान शाह साहब भी गाहे गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ तो वो काम कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी उनकी मुलाकातें होती रही हैं। अगर ये सब लोग मिलकर इकोनॉमिक क्राइसिस से मुल्क को नहीं निकाल सके या कोई ऐसी बोल्ड डिसीजन मेकिंग नहीं कर सके, कोई 8 माह में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके, तो मेरे ख्याल में इन सब के एडवाइस के अगेंस्ट तो असद उमर शायद काम नहीं कर रहे थे। तो ओवरऑल ये पूरी टीम ने जिस तरीके से 8 महीने से इस क्राइसिस को हैंडल किया है उसकी वजह से असद उमर को बलि चढ़ा देना और वो भी बजट से तकरीबन 2 माह पहले बिल्कुल या 6 हफ्ते पहले बलि चढ़ा देना, मेरे ख्याल में ऐसा मुनासिब फैसला नज़र नहीं आता। बहरहाल उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन ले लिया है। अब देखते हैं कि इस मसले को वो हैंडल आगे कैसे करते हैं। शायद इस डिसीजन को अगर बजट तक डिले कर दिया जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं थी, भले एडवाइजर वो अब कोई और रख लेते, क्योंकि अब उनके लिए एक नया क्राइसिस भी आएगा, क्योंकि नया जो मिनिस्टर वो लेने जा रहे हैं अगर इन्हीं में से लेते हैं तो मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर का सेनेटर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा इल्म है, शायद मैं इसमें दुरुस्त ना हूँ, तो उन लोगों को पहले सेनेट में लाना या मेंबर बनाना होगा, फिर फेडरल मिनिस्टर बन सकेंगे। और अगर अपनी पार्टी का एक और आदमी उठा लेना है जिसका आपके नजदीक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का फैसला दुरुस्त नहीं है और ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला, ठीक है। समर अब्बास साहब, देखिए फैसला जो है फैसला भी गलत है और फैसले की टाइमिंग भी बहुत गलत है। जिस तरह से जनरल साहब ने बात की कि बजट है 1.5 माह के बाद, बजट से 1.5 माह पहले वजीर खजाना को हटा दिया जाना
चूँकि बजट जो है वो 1-1.5 माह के अंदर नहीं बनता, बल्कि इसके लिए आपको 5-6 माह की एक एक्सरसाइज चाहिए होती है, आपने वर्किंग की होती है, आप एक स्ट्रेटजी अपनी लेके चल रहे होते हैं इकोनॉमिक, उसको आपने एग्जीक्यूट करना होता है, बजट के अंदर आपने अपने प्लान्स देने होते हैं। तो असद उमर के भी जाहिर है कुछ प्लान्स थे, जिस तरह कल भी हम एक इंटरव्यू में सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मुट्ठी बंद थी, अब वो मुट्ठी खोलने का टाइम आ गया है, यानी कि मैंने मुश्किल फैसले किए, सख्त फैसले किए, अब थोड़ा सा उन्हें लग रहा था कि थोड़ा सा लोगों को रिलीफ देने का वक्त आ गया है, अच्छा वक्त आ रहा है। तो मेरे नज़र में ये गलत फैसला किया गया है और जल्दी किया गया है। खान साहब थोड़ा सा प्रेशर में आ गए, एक तो मीडिया का प्रेशर भी खान साहब पे बहुत ज़्यादा था, फिर फ्रॉम विद इन द पार्टी पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे, एक पूरी लॉबी है जो कि असद उमर को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही थी। अपने काबीना के इजलास के अंदर भी जब देखा, जब असद उमर एमनेस्टी स्कीम लेकर आए, तो जिन 3 वज़रा ने रजिस्ट किया एमनेस्टी स्कीम को, बहुत ज़्यादा सवालात किए, उन 3 वज़रा का ताल्लुक भी किस लॉबी से है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो कि असद उमर को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही थी। शुरू दिन से उनके इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही थी, तो पीटीआई के अंदर से भी प्रेशर था और तीसरी एक सर्कल से भी प्रेशर था इमरान खान के ऊपर के इनको हटाया जाए, ये ठीक काम नहीं कर रहे। मेरी नज़र में इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन असद उमर थे और बहुत उनके बाएतमाद साथी थे, इन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। तकरीबन 1 साल तो कम अज़ कम मिलता, इस बजट के बाद 3-4 माह देखा जाता। अगर वो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर इस बारे में फैसला किया जा सकता था। और नाकामी की जहाँ तक बात है, तो फ़र्द वाहिद की नाकामी नहीं होती, बल्कि वो पूरी हुकूमत की नाकामी होती है, पूरी मुआशी टीम की नाकामी होती है। और जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो एक सिंगल बंदा नहीं बनाता, बल्कि उसमें कैबिनेट की भी होती है, उसमें आपकी दीगर जो मुआशी टीम होती है उनकी राय भी शामिल होती है। तो मेरे ख्याल से जल्दी में फैसला किया गया, जल्दबाजी में किया गया है और गलत फैसला किया गया है दबाव में आकर। ठीक है, आसमा साहिबा। देखिए जी, बहुत ही मैं इस फैसले से बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी। देखिए जी, जब भी आपकी इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जब भी कोई आर्टिफिशियल फोर्स बनाई जाती है, आर्टिफिशियली आप किसी चीज़ को कंट्रोल करें, तो उसको हम कहते हैं बबल। जब भी आप किसी चीज़ का बबल बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2008 में दुनिया में प्रॉपर्टी का बबल बस्ट हुआ, उससे पूरी दुनिया में रिसेशन आया। हमारे पास अभी कुछ 2-3 महीने पहले डॉलर बबल बस्ट हुआ है, वो एक आर्टिफिशियली कंट्रोल था, उसकी रिसेशन ने उसको फॉलो करना था। ये जो मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आनी थी। अब असद उमर के अलावा भी कोई अगर उनकी पोजीशन पे आके करता है, तो हम यही बातें करते रहेंगे अगले 2-3 महीने, कम से कम 8 साल से कम से कम 1 साल से लेके 1.5 साल लगता है इन तमाम फैक्टर्स को स्ट्रीमलाइन करने में। जैसे रिसेशन आया 2008 में और ख़त्म हुआ 2010 के शुरू में, तो हमने भी बहुत हेस्टी, हमें रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे। एक्चुअली इकोनॉमी को स्टेबल करना इज़ नॉट लाइक कुकिंग समथिंग इन द किचन, इसमें आपको टाइम लगता है। अभी बजट में वो अपना हमें एक कोर्स ऑफ एक्शन देते, हम उसको 2-3-6 महीने में उसके रिजल्ट्स आते, फिर हम कह सकते थे कि असद उमर साहब की परफॉर्मेंस ठीक थी या गलत। अभी तो हमने एक फेयर ग्राउंड उन्हें दिया ही नहीं, अभी हमने उन्हें वो टाइम दिया ही नहीं जो उन्हें चाहिए था। इंतहाई हेस्टी और बिल्कुल गैर मुनासिब टाइम पे ये डिसीजन लिया गया है। अब यहाँ से आगे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। IMF है, आपका अपना तरीक़ेकार है इकोनॉमी को चलाने के लिए। जो भी बंदा आएगा वो बिल्कुल अपना एक विजन लेके आएगा, तो उस विजन में शिफ्ट होने के लिए हमें अलहदा से ये 8 महीने उसको देने पड़ेंगे या 6 महीने उसे देने पड़ेंगे। तो ये इस वक्त इंतहाई से ज़्यादा गैर मुनासिब था। परफॉर्मेंस में हमेशा कहती हूँ लोग मैटर नहीं करते, पाकिस्तान मैटर करता है, मगर फेयर प्लेइंग फील्ड एक इंसान को मिलना चाहिए। एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन, वो एक डिफरेंस ला सकते थे अगर उन्हें टाइम मिलता। ठीक है, तो सवाल ये था कि इमरान खान का असद उमर को वज़ारत ख़जाना से हटाए जाने का फैसला क्या दुरुस्त है या नहीं। इस पर हमारे 4 एनालिस्ट ये राय रखते हैं कि नहीं, ये फैसला जल्दबाजी में किया गया और असद उमर को मौका दिया जाना चाहिए था। एटलीस्ट माली साल बजट जो है वो ज़रूर पेश कर सकते थे, लेकिन नहीं एक बेचारे ने कहा कि दुरुस्त फैसला था, मतलब जी आमिर, जैसे मैं भी आप ही की बात करने लगी हूँ कि आप वो हमारे एनालिस्ट हैं जो न सिर्फ आज बल्कि 10 अप्रैल को भी ये कह रहे थे कि असद उमर की तब्दीली का वक्त आन पहुँचा है। क्योंकि हम बात करें असद उमर की, तो असद उमर पीटीआई के हिमायतियों के लिए उम्मीद का चेहरा थे। उन्हें कप्तान की टीम का ओपनिंग बैट्समैन भी कहा जाता था, लेकिन तहरीक इंसाफ के नौजवानों में वो खुसूसन मकबूल भी थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के काबिल एतमाद साथियों में से भी एक थे। अब उन्होंने पीटीआई में उस वक्त शमूलियत का इख्तियार किया जब पार्लियामेंट में इस जमात की कोई नुमाइंदगी तक मौजूद न थी। सवाल ये है कि असद उमर की नाकामी क्या इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है? मुशर्रफ ज़ेरी साहब, असद उमर नाकाम हुए नहीं, मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ। असद उमर नाकाम नहीं हुए हैं। ऑस्टेरिटी की सोच
और जो पुराने पापी हैं जो इस मुल्क में 6-7 दफ़ा इसी तरह बैकडोर एंट्री के थ्रू केयर टेकर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू आके और पूरा का पूरा एजेंडा सेट कर देते हैं आने वाले 5 साल की हुकूमत के लिए, ये उन लोगों की नाकामी है। अगर नाकामी है ज़रूर इसमें इसहाक डार को भी जो है कसूरवार रखा जा सकता है, लेकिन अभी असमा कह रही थी डिवैल्यूएशन को 2-3 महीने हुए। पहली डिवैल्यूएशन मिफ्ता इस्माइल साहब ने बतौर वजीर खजाना की थी और उसको 1 साल होने वाला है। हम 1 साल से डिवैल्यू कर रहे हैं रुपए को। डिवैल्यूएशन जो है उसका वजह डेफिसिट नहीं होता, डिवैल्यूएशन की वजह होती है, जो बुनियादी वजह होती है वो ये कि आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई और आपकी एक्सपोर्ट्स। लेकिन 1 साल होने के बावजूद अभी एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह जो बेहतरी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। ऑस्टेरिटी की वजह से पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है। किसी भी इकोनॉमी में अगर आपने ग्रोथ क्रिएट करनी है तो ट्रांजैक्शंस जो है वो जरूरी हैं। जब आप खर्चा कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस कम हो जाती हैं। जब आप डेफिसिट हॉक बन जाते हैं, जब 2-3 वूडू इकोनॉमिस्ट जो है वो रावलपिंडी में घुस के और कान में घुस करके वो कन्विंस कर देते हैं आर्मी चीफ को और हमारी GHQ की लीडरशिप को कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स है, तो हमें इंपोर्ट्स कम कर देते हैं। इंपोर्ट्स पे कस्टम्स और ड्यूटियां लगती हैं। जो आपका टैक्स रेवेन्यू में जो डेफिसिट है इस वक्त, उसकी एक बड़ी वजह यह कि आपने इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा कम कर दी हैं और ऊपर से आपने चाइना के साथ लड़ाई ले ली है क्योंकि आप ये समझ रहे थे कि शायद चाइना के बारे में जरा सख्त बयानी की वजह से शायद अमेरिका ज्यादा आमादा हो जाए, IMF ज्यादा आमादा हो जाए। अब आप ना उधर के रहे ना इधर के। रजाक दाऊद साहब जिनका इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो बच गए इस कैबिनेट रीशफल में। बाकी जो मतलब मैं क्या कह सकता हूं, किसी तरह से PTI या इंसाफियन सोच नहीं रखते, वो सारे के सारे बच गए। और जिस बेचारे ने न सिर्फ अपना करियर जो है खत्म करके और ये मैं एज अ क्रिटिक ऑफ असद उमर कह रहा हूं, एज अ क्रिटिक ऑफ PTI कह रहा हूं कि जो कम से कम जो एक्चुअल खैर ख्वाह थे, जो जेन्युइन और सिंसियर थे PTI के एजेंडे के साथ, उनको आपने तो कहीं ना कहीं लॉस PTI को उठाना पड़ेगा। आपने अंदर रखा हुआ है। ये किस तरह की तब्दीली है? ठीक है आमिर ज़िया साहब, देखिए सियासत में जो है ना अहमियत कुर्बानी की नहीं होती है और सियासत में इस चीज़ की बिल्कुल अहमियत नहीं होती कि आप कितने अरसे तक साथ रहे। असल सियासत में जो पैमाना होता है कि आप दुरुस्त फैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके लिए जो पैमाना होता है कि क्या इनमें कॉम्पिटेंस थी असद उमर साहब में कि इस पेचीदा मिनिस्ट्री को लीड कर सकें या ना कर सकें, ये एक सवाल है। और आपका जो सवाल है मैं उसी तरफ आता हूँ कि क्या इमरान खान के लिए धचका है। तो बात ये है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टीज़ हैं और जो हमारे बहुत सारे एनालिस्ट हैं वो यही जाविया देंगे कि असद उमर साहब की नाकामी नहीं है बल्कि इमरान खान की नाकामी है। ये बयानिया आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत ज़ोरदार तरीके से इसको चलाया जाएगा। आने वाले दिनों में नहीं, मैंने अभी ये बोला आपने शुरू कर दिया ना, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं मुझे भी आप बोलने का अगर आप मौका दें बराए करम, तो वो चलाया जाएगा। लेकिन बात ये कि देखें फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है स्पेशलाइज्ड जॉब होती है और उसमें जो टीम लीडर होता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो जो है अपने जो लीडर को है, क्योंकि इमरान खान इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो उनको सही तौर पे गाइड करेगा। और इमरान खान ने असद उमर साहब पे इत्मीनान किया और आंखें बंद करके इत्मीनान किया, यानी कि हुकूमत में आने से पहले उन्होंने कहा कि जी आप फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि सबसे पहले टीम को मतलब इनको अनाउंस होने के बावजूद इनके पास कोई गेम प्लान नहीं था। और ये बात जो है, मैं ये बात नहीं कि हम लॉबी से वाबस्ता हैं, हम जानते हैं, हमें जो इतलात मिल रही थी और जो मार्केट के लोग बता रहे थे, तो कहीं पर भी असद उमर साहब जो थे वो चीज़ों को लीड करने में बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम थे, जिसकी वजह से चीज़ें पाइलअप होती रहीं। और ये चीज़ जो है, पहला मिनी बजट आया उसमें लोगों की उम्मीद टूटी, दूसरा उन्होंने दिया मजीद टूटी, जनवरी फरवरी तक चीज़ें नज़र आ गई थी कि असद उमर साहब से नहीं संभल रही। मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि मार्केट के लोग कहते हैं जी असद उमर साहब हाई इन कॉन्फिडेंस लो इन कॉम्पिटेंस हैं। अब बात ये होती है कि अपने आप को मार्केट करना एक अलग चीज़ होती है, एंगरों को चलाना एक अलग चीज़ होती है, मुल्क की मईशत को चलाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। वहाँ पर वफादारी की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर होता है कि आप दुरुस्त सही फैसले करते हैं। मुझे स्पेसिफाई कर दें आमिर ज़िया साहब, क्या तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए धचका नहीं, इमरान खान साहब ने एक टफ डिसीजन लिया है और अब जो होगा कि मतलब एज ए कैप्टन एक आदमी परफॉर्म नहीं कर रहा था, सब लोग उनको यही कहेंगे ताना जी आपने वफादार आदमी को उठा दिया, लेकिन अगर वो नहीं खेल पा रहा तो आपको फिर एक कॉम्पिटेंट आदमी को लाना है कि जो टीम को लीड कर सके। लेट्स सी उनके हवाले से कोई अच्छा और बड़ा फैसला देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता। जनरल साहब जी देखिए, मैं समझता हूं कि देखिए मुल्क जब चलाए जाते हैं तो ये कोई 12 मैन टीम नहीं है, ये 2020 नहीं है। अगर क्रिकेट की इस्तिलाह यूज़ करनी है तो ये एक टेस्ट मैच है और वो भी सीरीज़ है।
5 साल तक इन्होंने हुकूमत करनी है और 5 साल में मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल के ले जाना है। अगर इतना जल्दी मीडिया सेंसिटिव होकर वो ओवरनाइट परफॉर्म करने की कोशिश करें तो ऐसा होने नहीं जा रहा। इट इज़ लाइक ए शिप। ये अपना कंट्री जो है अपना डायरेक्शन चेंज करते करते इट टेक्स टाइम। ये ऐसा नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह नहीं है कि बस मारा और राइट और लेफ्ट टर्न करके निकल गए। ऐसा हो नहीं सकता। ये मुल्क के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, मैं समझता हूँ ये बड़े डीप सीटेड हैं और जो इस वक्त इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हमारे लिए बना हुआ है वो भी कुछ चैलेंजेस से कम नहीं है। आप यूं ही देख लें कि अगर IMF डिटेल्स मांग रहा है कि पिछले 30 मंथ में चाइना के साथ जो डील्स हुई हैं उनकी डिटेल्स हमारे सामने ला के रखें तो इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव को रीड करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूं कि उनके लिए धचका ज़रूर है। डिफ़िकल्टी उन्होंने अपने लिए शायद मुश्किलात में इजाफा कर लिया होगा, क्योंकि अगर उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी उनकी नज़र में कोई पहले होता टीम में तो वो पहले ही उसका इंतखाब करके उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते। बहरहाल अब चूंकि उन्होंने अगर ये डिसीजन कर लिया और ये डिसीजन फाइनल हो चुका है एंड इट कैन नॉट बी पेंडेड टिल बजट, तो शायद उन्होंने अपनी मुश्किलात में इजाफा कर लिया है। ठीक है, समर अब्बास साहब। देखिए, अगर इसको मैं सियासी पैराई से देखूं तो इसमें सियासी तौर पर इमरान खान के लिए बड़ा धचका है, चूँकि तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के बाद 3 बड़े नाम हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर खान तरीन और असद उमर। जहांगीर खान तरीन पहले आउट हो गए हैं गेम से, असद उमर भी उनको भी आज आउट कर दिया गया। मुझे दोबारा उनकी अब इमरान खान की टीम में वापसी नज़र नहीं आ रही, चूँकि जिस तरह से उन्हें कहा गया कि आप एनर्जी की मिनिस्ट्री लें, लेकिन उन्होंने नहीं ली, इनकार किया इमरान खान को। एक तरह का उनका ये एहतजाज भी था कि भाई मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे लगता नहीं उनका पॉलिटिकल कैरियर भी मुझे आगे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। अगर वो इमरान खान के साथ दोबारा उनकी अगर सुलह नहीं होती, अगर मैं कहूँ तो पॉलिटिकली तो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा धचका ये है कि उनकी पार्टी के 3 में से 2 बड़े प्लेयर जो हैं वो सियासी गेम में से आउट हो गए हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो कोई भी अगर आप किसी को जॉब असाइन करें, टास्क असाइन करें, तो शुरू में समझने के लिए 3-4 माह या 6 माह तो एटलीस्ट लग जाते हैं। तो अब जाहिर है एक क्रिटिकल टाइम है, बजट आ रहा है, IMF के साथ आप एक डील में आपकी हुई एग्रीमेंट हुआ है और उनकी टीम भी अब पाकिस्तान आने वाली है। और इसके साथ साथ फैटफ का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी वजारत ख़जाना से चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही थी। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो नया बंदा आएगा, उसको समझने में भी 4-5 माह 6 माह तो तकरीबन लग जाएंगे। तो वो जो तनकीद हम पहले करते थे कि इनको चीज़ें समझ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से असद उमर को अब चीज़ें जब समझ आने लगी थी तो आपने हटा दिया। अब नया बंदा लेके आएंगे, फिर वो समझेगा, फिर अगले 6-7 माह उसी तरह की तनकीद चलती रहेगी, इन्हें समझ नहीं आ रही है, फैसले नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से इमरान खान की हुकूमत के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी, दोनों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक धचका। मैं मांग सकता हूँ जरिया, एक वजाहत मांगनी थी समर से। आपने फैटिफ का जिक्र किया, फैटिफ की जिम्मेदारी क्या वजीर खजाना जो हैं वो फैटिफ में जो मसाइल हैं हमारे वो ठीक कर सकते हैं या वो कहीं और पे जाके जिम्मेदारी जो है होते हैं? लेकिन जाहिर है फाइनेंशियल उसमें अमूर भी काफी सारे आते हैं, तो एक मैंने कहा मैं चेक कर होता है, जाहिर है। ओके, आसमा साहिबा जी, इसमें वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर ज़रूर थे और उनकी सिग्निफिकेंस भी है। मैं तो जैसे कहती हूँ कि आपके टीम मैटर, लोग मैटर नहीं करते, पाकिस्तान मैटर करता है, इसी तरीके से पोर्टफोलियोज मैटर नहीं करते। उनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, अगर वो इसमें इस तरह से शाइन नहीं कर सके तो उनको मेरे ख्याल के मुताबिक कैबिनेट का हिस्सा रहना चाहिए था। इसमें नाराज़गी की बात इस तरीके से बनती नहीं है। यू जस्ट हैव टू लुक बियॉन्ड योर ईगो। बकिया सर ने कहा कि मुफ्ता साहब के टाइम पे डिवैल्यूएशन हो गई थी, 2 अप्रैल से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, उन्होंने इसको डिवैल्यूएशन स्टार्ट की थी। लेकिन जो नेचुरल इक्विलिब्रियम आया है, जो हमने 24% इसको सप्रेस किया था, वो दिसंबर में अटेन हुआ था और फिर हमने उसे बाईपास किया और अब वो तकरीबन 30% है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मगर 30% तो अटेन हो गया था, डिवैल्यूएशन हो चुकी थी। तो हम जो बबल एक्चुअली बास्ट हुआ वो आपका दिसंबर से ऑनवर्ड चलेगा। बकिया मैं फिर ये कहूँगी कि परफॉर्मेंस शो करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। जैसे सर ने कहा, जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट है। आपने एक ऐसी चीज़ मैनिपुलेट कर दी है जो आपको एक साउंड इनकम जनरेट करके दे रही थी। हमारे पास इंपोर्ट्स तो इस तरह से नहीं है कि हम दुनिया के पास लेके जाएं। अभी हम लेके गए हैं, हमने रिक्वेस्ट की कुछ कोई ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स अपने मुल्क में दूसरे मुल्कों में ले जाने के लिए, उसके लिए हमें कितनी ट्रबल हुई है अभी, और उसमें हमें कितना रिजिड एक रिएक्शन आया। आपकी क्वालिटी उस तरह से नहीं है, आपकी प्रोडक्शन उस तरह से नहीं है, हम अभी उस लेवल पे नहीं है।
तो सर की बात मैं बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ, लेकिन ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस मल्टीपल रीजंस की वजह से है। किसी एक बंदे को अकाउंटेबल करना गलत है। सर को भी, असद उमर साहब को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान मैटर्स। आप आए एक जगह जो आपके, जहाँ पे एक्सपर्टी आपकी ज़्यादा बेहतर शाइन कर सकती है, कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान की तरक्की में। नाराज होना, वफाकी काबीना में अगर अकाउंटेबिलिटी का अमल चल ही पड़ा है तो वो सबकी कारकर्दगी के हवाले से होना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए था, ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए था। यहाँ पे बात ईगो की नहीं, यहाँ बात मोरालिटी की आ जाती है, प्रिंसिपल्स की बात आ जाती है। बगैर बुनियाद के उठा के जो है निकाल के स्केपगोट करना। इमरान खान डिसीजन इज कैबिनेट। ठीक है, तो सवाल ये था कि असद उमर की नाकामी के इमरान के लिए एक धचका है। इस पर हमारे 4 एनालिस्ट की राय रखते हैं कि हाँ ऐसा है, जबकि आमिर जिया साहब की राय कुछ मुख्तलिफ थी। प्रोग्राम में मुझे लेने ब्रेक, साथ रहिए। वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। राजवान साहब, आप भी देख सकते हैं कि असद उमर की कुर्बानी, और अब क्या जनाब हफीज शेख साहब मुइशत संभाल पाएंगे? जनरल साहब, कोई एक फर्द वाहिद मुल्क को इन क्राइसिस से नहीं निकाल सकता, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। जो डिलिबरेटली और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मार्केट से डॉलर को उठाया जा रहा है, किसी भी कीमत पे मिले उसको उठाया जा रहा है। फिर जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पैसा वापस नहीं ला रहे, वो उन्हीं ममालिक में डिपॉजिट कर रहे हैं अकाउंट खोल के, और वो वापस नहीं लेके आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है जिससे फाइट बैक करना है, और ये कलेक्टिव विजडम से होगा। मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे बाकी सब दोस्त भी इससे आगाह होंगे और शायद इस पर कोई कमेंट कर सकेंगे। जो डिवेल्यूएशन है ये मुल्क को अगर डिपोती तो टर्की डूब गया होता, खुदा ना खास्ता। मैं टर्की में रहा हूँ और वहाँ 365 डेज अ ईयर डिवेल्यूएशन होती थी टर्किश लीरा की, और मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया। वहाँ रह के 8 माह रहा हूँ मैं वहाँ। जिस दिन मैं गया था तो $100 अमेरिकन डॉलर्स के 16 मिलियन लीराज मैंने लिए, और 8 माह के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने 26.7 मिलियन लीराज लिए $100 के एवज। ये थी वहां की डिवेल्यूएशन। लेकिन टर्की मुसलसल प्रोग्रेस करता रहा, और एक स्टेज आई कि उन्होंने उसको काट के तमाम जीरोज उड़ाए और $1 को 1.5 लीरा के बराबर करके इकॉनमी की जहत रख दी। और आज हम देखते हैं कि 3-3.5 लीराज पे डॉलर एक्सचेंज हो रहा है। तो डिवेल्यूएशन नहीं डिबोती, रॉन्ग पॉलिसीज और रॉन्ग डिसीजंस डिबोते हैं। आई होप they can take better decision and take the country out of crisis। इस फैसले पे मैंने आसमा की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं आमिर जैसा आपका कमेंट ले लूँ। आप इस पर काफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे, कैसी तब्दीली महसूस हो रही है आपको? ये देखिए, ये बिल्कुल इजाज़वान साहब बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि कलेक्टिव जो होता है टीम वर्क होता है। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है कि टीम का लीडर बहुत अहम होता है। वो लीडर जो है वो अपने टीम की बात सुनता है, नहीं सुनता, वो टीम कैसी बनाता है, टीम के मेंबर्स का क्या इंतखाब करता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हफीज़ शेख साहब जो एक मुस्तनद नाम है, मुशर्रफ साहब के दौर में भी इन्होंने वजारत होल्ड की है, प्राइवेटाइजेशन की हुआ करती थी, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में भी, और एक अच्छे इकोनॉमिस्टों में इनका शुमार होता है। नेक नाम आदमी है, और अगर इनको मौका मिलता है, पीपल्स पार्टी के दौर में ये फेल क्यों हुए थे? उन्होंने बहुत अच्छा, मुझे याद है कि बड़ी अच्छी बजट स्पीच दी थी, लेकिन जो इनका ख्वाब था वो मिटलाइज यूँ नहीं कर सके कि पीपल्स पार्टी के जो लॉ मेकर्स थे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके विजन को, और उसकी वजह से फिर वो कुछ अरसे के बाद जो आप देखें कि उनको वजारत छोड़नी पड़ी। उसके बाद शौकत तरीन साहब आए। तो अगर यहाँ पर जो है कि पार्टी पार्लियामेंट के अंदर जो ज़ाहिर जिसकी अक्सरियत हो, वो अगर उनको सपोर्ट करेगी हफीज़ शेख साहब को, और जिस तरह के उन्होंने माजी में मैंने देखा कि उनकी खिदमात रही हैं, तो यकीनन हमें पुरुम्मीद होना चाहिए। ये वक्त उम्मीद दिलाने का है, उम्मीदें तोड़ने का नहीं। जी ठीक है मिर्जा साहब, क्या अपना कमेंट कंप्लीट कीजिएगा प्लीज़। देखिए, जैसे सर ने कहा कि इनका ये भी एक विजन लेके आए थे। इनका भी प्लान काफ़ी फोर्सफुल था उस जब ये एक मुख्तसर मदद के लिए बने, लेकिन उस वक्त उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, और अब शायद वो इस मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर सकें। देखिए जी, अब अगर हम देखें ना तो जैसे हम पहले उमर अयूब साहब के बारे में कर रहे थे गुफ्तगू, उनकी कुछ ऐसे गोल्डन स्टार्स उनके पास थे जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे, जैसे कि उनकी माज़रत के साथ थोड़ा मुख्तसर रखिएगा, क्योंकि मुझे इस सवाल पे मुझे सभी का कमेंट देना है। चलिए ठीक है, असद ये कर सकेंगे अगर इन्हें फेयर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, समर अब्बास।
देखिए, एक तो कानूनी नुक्ता जनरल साहब ने रेज किया था कि क्या वो बजट पेश कर सकेंगे या नहीं। तो उसके लिए जिस तरह से आपको याद होगा, मिफ्ता इस्माइल को बजट पेश करने वाले दिन ही फेडरल मिनिस्टर बनाया गया था। उसमें जो आईन पाकिस्तान की जो आर्टिकल 91(9) जो है वो ये कहता है कि आप कोई भी शख्स जो है वो 6 माह तक मेंबर रह 6 माह तक फेडरल कैबिनेट में फेडरल मिनिस्टर रह सकता है। 6 माह के बाद उसे नेशनल असेंबली या फिर सेनेट का मेंबर बनना पड़ता है। तो मेरे उस आर्टिकल के तहत 91(9) के तहत हफीज शेख जो है, चूंकि वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, ना सेनेट के हैं ना नेशनल असेंबली के हैं, तो वो फिलहाल तो बजट पेश कर लेंगे एडवाइजर के तौर पर, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें अगर मुस्तकिल तौर पर वजीर खजाना रखना होगा तो फिर उन्हें सेनेटर बनाना पड़ेगा या फिर उन्हें नेशनल असेंबली का मेंबर किसी सीट पर लाना पड़ेगा, वरना वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे 6 माह के बाद। और जहां तक अगर बुरान की बात करते हैं, मौजूदा मुआशी बुरान से वो निपट पाएंगे या नहीं, वो वही जो बात हमने पहले की थी, पुराने खिलाड़ी तो हैं लेकिन फिर भी जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, मुआशी बुरान है पाकिस्तान को जिसका सामना है, वो इतने कम टाइम में टलने वाला नहीं है। वो हालात चलेंगे 2020 तक तकरीबन जाएंगे, तो इतने आसान नहीं होगा उनके लिए भी फौरी तौर पर चैलेंजेस से निपटना। मुख्तसर कमेंट रखिएगा प्लीज। देखिए, मुझे नहीं पता ये कौन से प्लान की जो हफीज शेख साहब का प्लान है। एक तो ये कि मुख्तसर वक्त के लिए नहीं, तकरीबन 3 साल के लिए वो वजीर ख़जाना रह चुके हैं। ही वाज अ सेनेटर इन द PPP गवर्नमेंट और उनका बहुत एक अहम किरदार रहा जब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, प्रेसिडेंट जरदारी, फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर मिल के अमरीका के साथ जो पूरी निगोशिएशन थी 2011 से लेके मिड 2012 तक, जब हमने ग्लॉक्स जो है वो बंद की थी और शमसी एयरबेस बंद किया था, तो एक बहुत ही अहम दौर के दौरान उनकी नेगोशिएशन स्किल्स अमेरिकन साइड पे टॉम नाइट्स और दीगर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नुमाइंदा करदा जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके साथ नेगोशिएशन चलती रही थी। इनका IMF के साथ भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। प्लान ना उस वक्त था है, लेकिन उनको ट्रस्ट किया जाता है। रावलपिंडी में उनका वो समझे जाते हैं कि एक बहुत दाना और मींस की वो मोशत संभाल पाएंगे। ठीक है जनरल साहब एक कॉम्पिटेंट आदमी है, रेप्यूटेशन उनकी अच्छी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो मुझे लगता है एक गुड टीम और वो डिलीवर कर पाएंगे एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि वो डिलीवर कर पाएंगे। बाकी एक लाइटर कमेंट ये है कि मुशर्रफ साहब को हर बात में रावलपिंडी और जीत क्यों नजर आ रहा है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि वो हर इसमें स्ट्रेंज नहीं, अगर ना होता तो वो ना आता, अगर है तो वो है। कुर्बानी से शुरू होने वाला सिलसिला अब शेख पर जाके इख्तिताम पजीर हुआ और एजाज अवानी साहब के कमेंट के साथ ही मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।